लेकिन परवा देशकी के इस हिस्से में हम देखेंगे कि बशर की मर्डर फैक्ट्री कैसी थी। टॉर्चर रूम की आंखों देखी हम आपको दिखाने वाले हैं। सीरिया की सैदियाना जेल में बशर अल असद ने इंसानों का सामूहिक कत्ल करने के लिए स्लॉटर हाउस बनाया हुआ था। मानव वधशाला के नाम से कुख्यात बशर के कत्ल खाने की नई तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। असद के स्लॉटर हाउस में इंसान को मुर्दा बनाने के लिए 72 मशीनें लगाई गई थी। दुनिया के सबसे बेरहम कत्ल खाने की दीवारें टूटी तो लाखों लोगों पर हुई सदी की सबसे बड़ी यातना की दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आई हैं। ये सीरिया में असद के कत्ल खाने की ड्रोन तस्वीरें। सीरिया के सैदनाया शहर में बनी जेल की काल कोठरियों में जुल्म के ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। असद ने सैदनाया शहर में जेल नहीं बल्कि ऐसा कसाई खाना बनवाया था। जिसमें इंसानों को मारने के लिए 72 से ज्यादा तरीके से यातनाएं दी जाती थी। जिसने भी असद का विरोध किया उसे सैदनाया जेल के तहखानों और सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकरों में ठूस कर भर दिया जाता था। असद के स्लॉटर हाउस में हर रोज सैकड़ों लोगों को दर्दनाक तरीके से मौत दी जाती थी। यहां हर 3 मिनट में फांसी का फैसला होता था और कैदियों को सामूहिक रूप से फांसी पर लटकाकर उनकी लाशों को बड़ी बड़ी आयरन प्रेस मशीनों से दबाकर जेल के अंदर ही बने गुप्त तहखानों में फेंक दिया जाता था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक असद सरकार ने सैदनाया जेल में 1,57,000 से ज्यादा लोगों को भयानक यातनाएं देकर मार दिया। इनमें 5,274 बच्चे और 10,221 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। बशर अल असद के सीरिया छोड़कर भागने के बाद 8 दिसंबर को विद्रोहियों ने इंसानों के स्लॉटर हाउस पर कब्जा कर लिया और जेल से हजारों कैदियों को रिहा कर दिया। जैसे ही असद के सबसे बड़े टॉर्चर हाउस के ताले टूटे, सीरिया में गायब हुए अपनों का पता लगाने के लिए लोग सैदनाया की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन 3 दिन बाद भी असद की इस खौफनाक जेल के कई ऐसे तहखानों का पता नहीं चल पाया है जहां कैदी या उनकी लाशें होने की आशंका है। विद्रोहियों ने जेल की दीवारें तोड़ दी, काल कोठरियों में कैद लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन वहां अपनी मौत का इंतजार कर रहे कैदियों ने सैदनाया जेल में बने अंडरग्राउंड स्लॉटर हाउस के बारे में रूह कपा देने वाली जानकारी दी। यह विशाल जेल जितना जमीन के ऊपर है उससे कई गुना जमीन के नीचे, और असद ने इस जेल में विरोधियों पर टॉर्चर करने के लिए अलग अलग सेल बनवाए थे। हजारों लोग उन सेल में बंद हैं। सैदनाया जेल में तैनात असद के कर्मचारी यहां से भाग गए हैं, इसलिए वो सेल कहां है, उन तक जाने का रास्ता कहां से है, ये किसी को नहीं पता। इन टॉर्चर सेलों में बंद कैदियों का पता लगाने के लिए लोग हथौड़ों से जेल की दीवारें तोड़ रहे हैं, फर्श तोड़ रहे हैं और अंदर से जो कुछ निकल रहा है वो सन्न कर देने वाला है। ऐसी ही एक दीवार टूटी तो कई साल बाद रोशनी देखकर एक कैदी पागलों की तरह रोने चीखने लगा। विद्रोहियों ने जेल की ऐसी ही काल कोठरी से एक शख्स को बाहर निकाला, लेकिन वो इतने वक्त से इस काल कोठरी में बंद था कि वो अपनी पहचान ही भूल गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।
भारतवर्ष। الحمص شو اسمك؟ شو اسمك؟ सीरिया की राजधानी दमिश्क से 30 किलोमीटर दूर सैयदनाया जेल को सीरिया की सबसे बेरहम जगह माना जाता है। अंग्रेजी के वाई लेटर जैसी दिखने वाली सैयदनाया जेल जमीन के ऊपर 3 हिस्सों में बटी है। सैयदनाया जेल में 2 हिरासत केंद्र हैं और इसके तीसरे हिस्से में फांसी घर बनाया गया था। यहाँ कैदियों को फांसी देने से पहले निर्ममता से कई घंटे तक पीटा जाता था और फिर सामूहिक रूप से फांसी दे दी जाती थी। सैयदनाया जेल के फांसी घर में एक बार में 20 से 50 फांसी होती थी, लेकिन असद की इस जेल में सिर्फ फांसी ही इंसानों का कत्ल करने का इकलौता तरीका नहीं था। फांसी के अलावा टॉर्चर के 72 तरीके और थे जिनसे कैदियों की जान ली जाती थी। यहाँ कैदियों को बिजली के झटके दिए जाते थे, उनके शरीर पर इतना वजन लटका दिया जाता था जिसके बोझ से उनकी मौत हो जाए। सैयदनाया जेल में इंसानों का कत्ल करने और उनके शवों को दबाने के लिए आयरन प्रेस लगी थी। जो कैदी जिंदा रहते थे उनके हालात मौत से भी बदतर होते थे। छोटी सी कोठरी में 25 से 30 कैदी रहते थे। अंधेरी और बेहद गंदी काल कोठरियों में लेटने की भी जगह नहीं होती थी। कैदियों के आपस में बोलने पर पाबंदी थी, इसलिए सैयदनाया जेल की दीवारों पर कैदियों ने मैसेज लिखे हैं। सैयदनाया जेल में नमक से भरे हुए 2 कमरे थे जिनमें कोई शौचालय नहीं होता था। हैवानियत इतनी कि जिन कैदियों को असद की जेल पुलिस पीट कर घायल कर देती थी, उन्हें इन नमक के कमरों में बंद कर दिया जाता था। अब देखिए, जब असद के इस स्लॉटर हाउस की दीवारें टूटी तो टॉर्चर की कौन-कौन सी दर्दनाक कहानियां अब सामने आई हैं। सैयदनाया जेल की काल कोठरियों में हजारों जिंदा इंसान ही नहीं मिले। असद के इस बुचड़ खाने का फर्श तोड़ा गया तो लाशों से भरी कई काल कोठरियां मिलने लगी। असद की सरकार ने इन तहखानों में टॉर्चर करने वाले तरीके अपनाए थे। तहखानों के अंदर लाल रंग के फांसी के फंदे मिले हैं। कैदियों को मारने के लिए तेजाब और ब्लीच के कंटेनर, बर्नर, क्रशर और लोहे की रॉड मिली है। असद के स्लॉटर हाउस में जमीन के नीचे कैदियों को मारने और उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बड़ी बड़ी आयरन मशीनें लगा रखी थी। असद ने अपना विरोध करने वालों की सामूहिक हत्या कराने के लिए सैयदनाया जेल के अंडरग्राउंड बुचड़ खाने में 72 से ज्यादा टॉर्चर सेल बनाए थे। इनमें से कई टॉर्चर रूम अभी तक नहीं मिले हैं। जो भी कैदी एक बार इस जेल में आ जाता था, उसे अपने जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं रहती थी। इसलिए जब विद्रोहियों ने सैयदनाया जेल की दीवारें तोड़ी तो कैदियों को लगा कि उनके सामूहिक नरसंहार की तैयारी हो रही है। महिलाएं बुरी तरह चीखने लगी। अचानक इतना शोर और तोड़फोड़ करते विद्रोहियों की भीड़ देखकर कई साल से असद की काल कोठरियों में बंद ये महिलाएं बुरी तरह डर गई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो आजाद हो गई हैं, तो फूट फूट कर रोने लगी। كبروا 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 شو بدك اغراضك امانات يا اختي؟ هلا وش امانات؟ هلا بنطلع لك اياهم. روحي هلا تاخذيهم معي. طلعوا الحمد لله على السلامه. طلعوا 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 روحوا. الحمد لله على السلامه. طلعوا طلعوا وين بدكم تروحوا؟ असद की इस काल कोठरी में महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी कैद थे। असद के टॉर्चर हाउस की ये तस्वीरें पूरी दुनिया को सन्न करने वाली हैं। सुहेल हम्मी ने असद के इस टॉर्चर हाउस में 32 साल बिता दिए। सुहेल हम्मी की फांसी की तारीख का ऐलान हो चुका था, लेकिन फांसी से ऐन वक्त पहले असद की सरकार का तख्ता पलट हो गया और सुहेल हम्मी की जिंदगी बच गई। उत्तरी लेबनान के चैका शहर में रहने वाले सुहेल हम्मी 1992 में अपने 10 महीने के बच्चे के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार गए थे। असद की पुलिस ने बाजार से ही उन्हें उठा लिया। सुहेल हम्मी को 6 साल तक ये नहीं बताया गया कि उनका अपराध क्या है। 16 साल बाद जाकर उनकी पत्नी को पता चला कि वो असद की कैद में है। लेकिन अब सुहेल हम्मी जैसे हजारों कैदी आजाद हैं, लेकिन 30,000 से ज्यादा का अब भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 3 दिन बीत जाने के बावजूद अभी भी सीरिया की सैयदनाया टॉर्चर साइट से कई लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि जेल के अंदर बने 3 रेड विंग का पता ही नहीं चल पा रहा। जेल में कई तहखाने हैं और उन कोठरियों तक पहुंचने में मुश्किलें भी आ रही हैं। इस जेल में बनी 3 रेड विंग अपनी अलग अलग क्रूरता के लिए कुख्यात हैं। अब देखिए सीरिया के सबसे बड़े टॉर्चर हाउस की रेड विंग में क्या क्या होता था।
شو بدي اغراضك اماناتي اختي هلا وش امانات هلا مطلع सैद नया जेल से 1500 से ज्यादा कैदी रिहा हो चुके हैं, लेकिन सैद नया जेल के बाहर और अंदर हजारों लोग 29,000 से ज्यादा कैदियों को ढूंढ रहे हैं जिनके जेल में होने की पक्की खबर थी। जेल के कागजों में कई दर्ज हैं, लेकिन जेल में उन लोगों की कोई और खबर नहीं मिल रही। इसलिए डर यह है कि कहीं ये कैदी असद के स्लॉटर हाउस में बने रेड विंग में तो कैद नहीं है, वो रेड विंग जो जमीन के नीचे कहीं है। सैद नया जेल में रेड विंग के कम से कम 3 अंडरग्राउंड सेल हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता। डर यह है कि अगर असद के स्लॉटर हाउस की रेड विंग में कैद लोगों को जल्दी नहीं निकाला गया तो वो भूख से मर जाएंगे। विद्रोहियों का सैद नया जेल पर कब्जा करना कई कैदियों के लिए जीवनदान बन गया। जिन लोगों को रविवार यानी 8 दिसंबर को फांसी होनी थी वे सभी बच गए, लेकिन तलाश उनकी है जो रेड विंग में भूख से मर रहे हैं। सीरियाई नागरिक सुरक्षा बल, जिन्हें व्हाइट हेलमेट के नाम से जाना जाता है, वो जगह जगह सैद नया जेल की जमीन तोड़कर रेड विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच विद्रोहियों ने सैद नया जेल का होने का दावा करने वाले कुछ वीडियो जारी किए हैं। TV9 भारतवर्ष इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इन वीडियो में कैदियों पर बेइंतहा टॉर्चर होता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में कैदी को बुरी तरह पीटते हुए दिखाया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो सीरिया के इसी सैद नया जेल का है। मानवाधिकार संस्थान एमनेटी इंटरनेशनल ने जेल में ऐसे 72 तरीकों से यातनाएं देने की रिपोर्ट तैयार की है। यात्रा के इन तरीकों में जिनमें जननांगों पर बिजली का करंट लगाना, वजन लटकाकर टॉर्चर करना, लोहे की साकल से मारना, लोहे की रॉड से पीटना, बारूद या ज्वलनशील कीटनाशकों से कैदियों को जलाने, बंदियों के सिर, दीवार और जेल के दरवाजे के बीच कुचलने, शरीर में सुई या धातु के पिन डालने और आयरन एग्जीक्यूटिव प्रेस से कुचलकर मार डालना जैसी क्रूर यातनाएं शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सीरिया में असद शासन के तख्ता पलट के बाद सत्ता ट्रांसफर के साथ पूर्व सरकार के एसेट्स, लायबिलिटी और अकाउंट की पड़ताल शुरू हो चुकी है। हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ हैरान करने वाले बिंदु भी हैं, और वो ये कि वित्त विभाग के पास देश का ब्यौरा तो है, लेकिन बशर अल असद की संपत्ति का कोई ब्यौरा नहीं है। हालांकि जो घोषित है वो सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन असद की संपत्ति से जुड़े नए दावे और खुलासे चौंका रहे हैं। अब क्या है नया खुलासा, इसे भी जान लीजिए। खत्म असद का डर, संपत्ति रूस ट्रांसफर। सीरिया में असद शासन के पतन के बाद बड़ा विषय है असद की संपत्ति। इस संपत्ति पर सवाल तब उठने शुरू हुए जब बशर अल असद ने अपने परिवार समेत सीरिया को छोड़ दिया और विद्रोहियों ने उनके घर पर कब्जा जमा लिया। तब असद की लग्जरी लाइफ की कल्पना हुई और संपत्ति की जानकारी जुटाई जाने लगी। हालांकि किसी को भी असद की संपत्ति की पुख्ता जानकारी नहीं थी। जो पता था वो सिर्फ इतना कि सीरियाई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में $1.5 बिलियन यानी 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति थी, लेकिन उनके पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति से जुड़ा कोई भी तथ्य नहीं था। सिर्फ दावा किया गया कि असद की व्यक्तिगत अघोषित संपत्ति ही करीब $95 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा असद के पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति मिलाकर यह राशि $120 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन अब सबसे बड़ा खुलासा यह है कि असद की वास्तविक संपत्ति $135 बिलियन यानी 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इससे भी बड़ा खुलासा यह है कि असद ने यह संपत्ति रूस ट्रांसफर कर दी है, यानी जिस संपत्ति पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नजर गड़ाए बैठा था, जिसे नाजायज तरीके से कमाई गई संपत्ति के नाम पर सीज करने की रणनीति बनाई जा रही थी, वो असद पहले ही ट्रांसफर कर चुके हैं। लेकिन यह हुआ कैसे? इसका खुलासा असद शासन के पूर्व खुफिया अधिकारी
खालिद बइये ने किया। उनके मुताबिक असद को सत्ता जाने का अनुमान पहले ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति को चल संपत्ति में बदल लिया था और यह चल संपत्ति हवाला के जरिए सीरिया से बाहर निकाल ली गई, जिसमें ईरान के प्रॉक्सी ने बशर अल असद की मदद की। इसके अलावा असद ने मॉस्को में भारी निवेश भी किया है। यानी जो संपत्ति असद के पारिवारिक सदस्यों के नाम पर विदेशों में है, उसके सीज होने का खतरा कम है, लेकिन जिसके सीज होने का खतरा था उसे बशर अल असद ने डॉलर, यूरो और सोने में बदल लिया था और यह संपत्ति ईरान के रास्ते रूस तक पहुंचाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।